उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई लगभग 1 महीने होने को है, आप लगातार इसको कवर करते रहे, वहां से स्टोरीज की, लोगों से जुड़े रहे, आप ऑलरेडी पर्यावरण कवर करते हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अगर सबसे पहली बात आप कहना चाहेंगे तो क्या? देखिए अजय, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बोलने का मौका देने के लिए। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में त्रासदियों की श्रृंखला में ये एक त्रासदी थी। ये कोई पहली त्रासदी नहीं है और दुर्भाग्य से ऐसा भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि आखिरी त्रासदी है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल उत्तराखंड में ही त्रासदियां आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में और दुनिया जहान के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या भी बढ़ रही है और उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। लेकिन इस विषय को क्योंकि आपने छुआ है, इसलिए कहना चाहूंगा कि एक बात इससे साफ निकल कर आई कि हम पुरानी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, और दूसरा हमारा आपदा प्रबंधन जो है वो अंग्रेजी में जैसे एक शब्द होता है लॉपसाइडेड, वो काफी जो है वो एक त्रुटिपूर्ण है। तो इन चीजों पर सरकार काम नहीं कर रही है। मैं आगे इन चीजों को समझाऊंगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जितने लोग गायब हुए थे, जितने लोग लापता हो गए थे, वो सारे लोग हमें नहीं मिले। उनको अब क्योंकि वहां से सारा मीडिया जा चुका है, कोई ऐसी हलचल नहीं है वहां, जितना भी लोकल मीडिया ने प्रेशर बनाया था वो भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब बिजनेस एज यूजुअल जिसे कहा जाता है, वापस वही चीजें जो है फिर से करने के लिए सरकारी अधिकारी भी और तमाम लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी एक बार फिर से जैसे कहते हैं कारपेट के नीचे छुपा दी गई है और स्थितियां पहले की तरह बन रही है। जब आप कह रहे थे कि मिसमैनेजमेंट है प्रबंधन का, तो अभी हाल की अन्य घटनाओं पर भी प्रबंधन पर बात होती रही। अभी जो हुआ पिछले 7 तारीख को, तो उसमें क्या होता कि दुर्घटना और कम होती या नहीं होती? उसके क्या और तकनीकी तरीके हो सकते थे? देखिए, ये काफी नुएंस्ड मामला है जो आपने कहा कि आपदा प्रबंधन जो है हमारा, जो सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद अथॉरिटी बनाई गई थी आपदा प्रबंधन को करने के लिए। वो लगभग 2 दशक का वक्त बीत गया और आपदा प्रबंधन के अलावा हमारे पास एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसके अलावा नेशनल डिजास्टर पर एनालिसिस करने के लिए भी अथॉरिटी एक संस्था हमारे पास है। हमारे पास स्टेट लेवल के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है, हमारे पास और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे आई है, पर वो उस स्तर पर नहीं है जैसी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने जितना आपदा को अजय नियंत्रित करने के लिए, मतलब आपदा होने के बाद उसको मैनेज करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट पर जितना खर्चा किया है, उतना खर्चा हमने आपदाओं को रोकने के लिए नहीं किया। देखिए, 2 चीजें हैं, आपके घर में चोरी हो जाए और आपके घर में चोरी ना हो, इसकी आपने आप तैयारी क्या कर रहे हैं? आप तैयारी ये कर रहे हैं कि चोरी हो जाएगी, उसके बाद में चोर को पकड़ूंगा और उससे पैसा वसूल करूंगा जो उसने चोरी किया है, जो भी नुकसान किया है। लेकिन अगर आप सोचिए, 2 प्रोजेक्ट थे। पहला प्रोजेक्ट 13.5 मेगावाट का था, उसके 4 किलोमीटर नीचे या 5 किलोमीटर नीचे दूसरा प्रोजेक्ट है, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट कितना है? वो 500 मेगावाट से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। जो लोग इस साइंस को नहीं समझते, उनको ये समझना पड़ेगा कि 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इज ए ह्यूज प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में जब आप लोगों को लगा रहे हैं काम में, तो आपके पास कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। और ये बहुत ही ऐसी आपदा नहीं थी, जब 7-8 किलोमीटर ऊपर अगर घटना इतनी बड़ी हुई है, उसका रौद्र रूप आप देखते कि वो उसने जितनी तबाही मचाते हुए, आपका कोई अलार्म सिस्टम नहीं था, 8 मिनट बहुत होते हैं निकालने के लिए, एग्जिट नहीं था आपके कोई। तो जितनी उसमें सुरंगें बनी हुई थी, जो एडिट टनल्स कहते हैं, जो एक बड़ी टनल में कई छोटी टनल जाती हैं जिनसे पानी, उन सब ने इतना कचरा भर दिया उनके अंदर कि वो जब आप बड़ी टनल से लोगों को निकालने लगे तो भी वो जाते रहा। तो ये दिखाया गया, इससे साफ ये पता चल रहा है कि आपदा को रोकने के लिए और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो इस तरह के वल्नरेबल इलाकों में जो काम होता है, वो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये एक बात है कि जैसे आपदा हो जाए, आपने कहा कि हम आपदा होने का इंतजार करते हैं, फिर उसके प्रबंधन की बात करते हैं। तो ऐसा क्या तरीका होगा, क्या आपको लगता है इलाकों में घूमते हुए, काम करते हुए, कि सरकार खुद ही अपने तौर तरीकों से, या जिसको विकास कहती है, कई बार आपदा बुलाती है, सड़कों का बड़ा संजाल बना रही है, उस सबसे भी त्रासदी बढ़ सकती है भविष्य में, जिसका अंदाजा नहीं है? मैं दोनों बातों को संक्षेप में टच करूंगा। पहला तो ये कि एक तो मैं ऐसा काम ही ना करूं कि जिससे कि आपदा हो। नंबर 2, मैं आपदा का जिसे अर्ली वार्निंग सिस्टम और जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग, इसके लिए जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड इस्तेमाल किया था, मॉनिटरिंग यानी निरीक्षण। तो
मॉनिटरिंग दो तरीके से होती है, एक तो आप फिजिकल मॉनिटरिंग करते हैं और दूसरी मॉनिटरिंग मतलब आपने कैमरे लगा दिए और उन कैमरों का कंट्रोल आपके पास है, जैसे हम सीसीटीवी अपने घर में लगाते हैं। ऑफिस चले जाते हैं लोग, घर में जो आपने काम करने के लिए हेल्प रखी है वो बच्चे को ठीक से खाना खिला रही है नहीं, उसका ख्याल रख रही है नहीं, ये सब आप देखते हैं, कोई चोर तो नहीं घुसा ये आप पता करते हैं। ये तो हुआ फिजिकल। तो एक तो वो तरीका होता है लगाने का जो बाद में लगाया गया उस झील पर ऊपर मॉनिटरिंग के लिए। दूसरा होता है रिमोट सेंसिंग से आप देखते हैं, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखते हैं। तो अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है ये सब लोगों को मालूम है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वैसे वैसे हिमालयन लेक्स जो है ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वो पिघलेंगी, ज्यादा बनेंगी। तो कई बार वो लेक समझ में नहीं आती, वो सैटेलाइट इमेजेस उन्हें नहीं पकड़ पाती, तो वो एक समस्या है। तो ये तो हुई इनकी बात, तो उस दिशा में काम कम हुआ है। दूसरा सड़कों का है, हम बड़ी बड़ी सड़कें जैसा निजामुद्दीन हाईवे है, जैसा आगरा ताज एक्सप्रेसवे है, वैसे एक्सप्रेसवे हम पहाड़ में नहीं बना सकते, ये बात समझना है, क्योंकि उसके लिए आप ये वल्नरेबल पहाड़ जो सीस्मिक जोन 5 में है उसको काटेंगे, उसको तोड़ के नदी में गिराएंगे, तो ये एक बड़ी समस्या है। फिर एक समस्या जिसका आप जिक्र कर रहे थे इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उन सड़कों को आप बनाते नहीं, तो लोगों में डिसकंटेंट है। तो जो बड़ी सड़क बनाने वाले कहते हैं कि ये सड़क गलत बन रही है, तो वो ये सोचते हैं कि यार ये तो सड़कों के विरोधी हैं। उन सड़कों का कोई विरोध नहीं कर रहा जो सड़कें आपको मेडिकल हेल्थ केयर देने के लिए और जो सस्टेनेबल तरीके से बनाई जा रही हैं। गांव में बाघों का, तेंदुओं का इतना आतंक है, उनको जोड़े जाने की जरूरत है। माना कोई तेंदुआ किसी इंसान पे हमला कर दे, मैंने खुद कवर करके, तो वहां ले जाने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो मोटरेबल रोड्स तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसी रोड्स बनाना जहां ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है कि सारे गांव जो हैं ये ब्लास्टिंग से प्रभावित हैं, चाहे रैणी गांव है, चाहे चाई गांव है, चाहे तमाम गांव जो वहां पर हैं, और इनको विस्थापित किए जाने की संस्तुति जो है सरकार के अपने विभागों ने की है कि यहां पर लोगों को रखना खतरनाक है, हम फिर भी वहां पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का डेवलपमेंट सरकार को खुद सोचना चाहिए। पागल दौड़ है, मतलब ये सरकार के अपने भीतर बैठे हुए लोग सरकार को बताते रहे, लेकिन सरकार दुर्भाग्य से कोई किसी भी पार्टी की रही हो, वो उत्तराखंड में ज्यादा उन्होंने सुना नहीं इस बारे में। अच्छा, मतलब अगर सरकार खुद की सुनती नहीं, अधिकारी आखिर काम किसके लिए? तो वो पावर कौन सा है जिसकी वजह से ये सब कुछ काम होता है? वो तंत्र क्या है जिसकी वजह से ये होता है? तो ये बात जो है आपसे, आप पहले पत्रकार नहीं है पूछने वाले, या दूसरे लोग जो नहीं गए वो कहते हैं यार एक बात बताइए कि अगर वहां पर इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा तो ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि डैम भी जो है आज वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे टिहरी डैम है, अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम करेगा तो 1000 मेगावाट का डैम है, पर वो इतनी बिजली बनाता थोड़ी है। उसकी वजह यह है, एक तो इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की, समस्या यह है कि कोई लोग बहुत ज्यादा जो पत्रकार भी लिखते हैं वो पढ़ने नहीं कर रहे हैं। भारत की जो जितने बिजली घर भारत ने लगाए हैं वो भारत की बिजली की जो जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है। हाँ, ज्यादा बिजली नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि भारत की जो बिजली की जो पीक डिमांड है, हमारे पास उससे ज्यादा बिजली बनाने की क्षमता के बिजली घर पहले से हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि हम बिजली विकास के लिए लगा रहे हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा कि भैया बिजली जो है आप ऑलरेडी आपके पास, मतलब आपके घर में 5 लोग खाना खाने वाले हैं और 5 किलो रोज खाना खर्च होता है, 20 किलो आपके घर में राशन है, लेकिन ये और अनाज में भी लागू होती है कि वो किसी और कार्यक्रम में बोलेंगे। तो आप उसको बड़ा ही हमें एक गलत चित्र दिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है जिस तरह से ये डैम जो है ना, जब बरसात होती है बहुत सारी मिट्टी ले आती है, सेटिंग ले आती है, तो बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं। तो फायदा किसको हो रहा है, जो आपने सवाल बोला। तो इसमें मैं इस पे किसी का नाम लेके तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस पर ये जांच करने की जरूरत है कि क्या इसमें करप्शन का कितना बड़ा इशू इन्वॉल्व है। क्योंकि जो डैम अभी एनटीपीसी का बन रहा है, छोटी एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो कोयले बिजली बनाने वाली जो कंपनी है, तो भी हाइड्रो में आ गई है, इसी तरह हाइड्रो वाली कोयले में जा रही है, तो यानी कुछ इसमें मनी प्रॉफिटिंग तो है। वो 2004 से या 6 से, अगर मुझे ठीक से याद नहीं है मैं आपको भेज दूंगा, वो ये करीब 15 साल से वो डैम बन रहा है और उसका पहला भी पार्ट पूरा नहीं हुआ है। तो 15 साल से, और उस डैम जब बना था तो उसका उद्घाटन इतना विरोध हुआ था कि नरेंद्र तिवारी जी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नहीं 2004 में रहा होगा, तो वो उसका उद्घाटन नहीं कर पाए वहां पर साइट पर। उन्हें देहरादून में रिमोट जो है वो दूर से उद्घाटन करना पड़ा उसका, इतना विरोध था, ये भी मैंने वहां जाकर। तो अब ऐसी स्थिति में सरकार को समझना चाहिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य में 5,000 मेगावाट की बिजली पैदा करता है, हाइड्रो की बात कर रहा हूं, सरकार कहती, और उसमें इतनी विनाशलीला हो चुकी है। तो अब वो कहते हैं कि हम 40,000 मेगावाट का हमारे पास क्षमता है, यानी आप 8 गुना बिजली पैदा और करेंगे इसी राज्य से। तो हमें समझना पड़ेगा, नदियों में जब पानी रहेगा तभी तो हाइड्रो पैदा होगी, नदियां ही सूख जाएंगी।
तो आप कैसे हाइड्रो पैदा करेंगे उनसे, हाइड्रो पावर? तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे फर्ज करें कि जब सरकार विकास करती होगी, बांध बनाती होगी, तो होने वाले परिणामों का भी तो कोई आकलन होता होगा। जैसे टिहरी बांध बना, टिहरी पूरा शहर डूब गया, बगल की बस्तियां डूब गई, कहा जा रहा है कि अगल बगल के दोनों तरफ के जो गांव हैं वो डूब रहे हैं, पानी में नीचे आ रहे हैं, झुक रहे हैं। तो इसका कोई अध्ययन तो किया होगा सरकार ने? हमारे यहाँ कोई तरीका ही नहीं। नहीं, तरीका है, लेकिन उसी को लेके तो विवाद हुआ था ना पिछले साल, जो इतना बड़ा विवाद हुआ था, जिसमें बाद में ये भी आया कि किसी के पर केस कर दिया सरकार ने, कुछ लोगों पर जो विरोध कर रहे थे। वो ये था कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, दो चीजें होती हैं कोई भी बड़ी परियोजना आती है। नंबर 1 इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, नंबर 2 सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। यानी यहाँ पर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा। तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हमें बताता है कि वहां पर जो जानवर रह रहे हैं, वहां पर जो पर्यावरण है, वहां की मिट्टी जो है, वहां की रॉक्स जो है, इन पर क्या असर पड़ेगा। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट बताता है कि यहाँ पर रहेंगे जो लोग, वो कहाँ जाएंगे, उनके रहने के लिए कोई जगह है या नहीं है, कितने लोग रह रहे हैं। तो इन दोनों में जो गड़बड़ी है उसको लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं। जैसे जो चारधाम यात्रा मार्ग है, वो भी एक बहुत बड़ी विकास परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंदीदा जो विकास परियोजनाओं में है वो, और उन्होंने 2006 में से शुरू किया था। लेकिन उसको आपको मालूम है 900 किलोमीटर की रोड थी, तो अब क्योंकि उसको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल सकती, तो उसको उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट में सरकारी अधिकारियों ने तोड़ के दिखा दिया ताकि वो सरकमवेंट कर सके। तो ऐसी स्थितियां लगातार हो रही हैं और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार खुद कहती है, ये सरकार जो कागजों पर खुद कहती है कि वो सब पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं, और दोनों राज्यों में, दोनों जगह केंद्र राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है। तो उनको समझना चाहिए कि जंगल रहेंगे, झरने रहेंगे तो पानी भी रहेगा, पानी रहेगा तो बिजली भी पैदा होगी। मतलब लेकिन ये अगर मैं समझूं आखिर में कि सरकार भी चाहती है त्रासदी न हो, संस्थान भी चाहते हैं त्रासदी न हो, जनता भी चाहती है त्रासदी न हो, सबके चाहने के बावजूद अंततः त्रासदी तो हो जाती है। तो इसकी जिम्मेदारी जी, जिम्मेदारी तो है, वो तो जिम्मेदारी कौन है इस पे तो कई बार हम बात करते ही रहे हैं, लेकिन उसमें कथनी, कारण उसका ये है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत फर्क है। हम कह रहे हैं, जैसे मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात बता रहा हूं, हम इस पे भी जाएं, क्योंकि लोग कहेंगे भैया आप एक्सपर्ट थोड़ी हो, आप मत बोलो। मैं तो एक्सपर्ट की कहीं भी बात ही बोल रहा हूं, मैंने एक भी शब्द अपने मन से इसमें नहीं बोला है। लेकिन अब देखिए, ये सबको पता है कि हाईली सीस्मिक जोन है, तो इसमें आप 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर डैम मत बनाइए। यानी ये 3-4 हजार फुट की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर आप बड़े डैम मत बनाइए, ये कहा जाता है। कोई भी डैम जो है 2 मेगावाट से अधिक का होता है अजय, तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है। 2 मेगावाट का डैम जिसको सरकार कहती है वो छोटा डैम है, वो 25 मेगावाट के डैम को छोटा डैम कहती है, पर 2 मेगावाट का भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है। तो उस तरह से आप जब 65 पावर प्रोजेक्ट पूरे हिमालय में ऐसे ही, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसमें कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, चेतावनी सिस्टम नहीं है। तो अगर आप खतरे उठाने को तैयार भी हैं, तो कम से कम अलार्म तो लगाएंगे ना। और ऐसा आप बागेश्वर में देखिए, कितनी हृदय विदारक घटना हुई थी कि एक स्कूल के पास लैंडस्लाइड आया, छोटे छोटे बच्चे मर गए, छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे दब के मर गए, उसमें कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर आप देख लीजिए, ये गरीब लोग हैं सब। जब मैं वहां गया था तो आपके बिहार से, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से लोग आए हुए थे अपनों को ढूंढने के लिए। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऐसा लॉ हो जिसमें खड़े होकर कल कोई माफी मांगे, जैसा रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज में होता है, सर झुका के और उनकी पूरी जिम्मेदारी ले, ऐसा भी नहीं है। उनकी जो मानव, जो उनके जो मुआवजा है, मुआवजे की प्रक्रिया या आगे उसकी प्रक्रिया भी कोई बहुत मानवीय नहीं है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हृदय जोशी। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से पर्यावरण कवर करते हैं और लगातार जो घटना हुई उत्तराखंड में पिछले महीने दिन लगभग पहले 7 तारीख को, उसको उन्होंने कवर किया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात कही उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि हम अलार्म तक नहीं रखते, मतलब हम खतरे झेलते हैं। उन्होंने उदाहरण में कहा कि जब पर्यावरण से इजाजत नहीं मिल रही थी तो अधिकारियों ने उसके 4 हिस्से 5 हिस्से कर दिए। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि बताती हैं कि हमारे समय में जिम्मेदारी फिक्स करने की कोई असल में जगह नहीं है। सारी त्रासदियों के बाद हम रोते गाते अपनी बातें कहते हैं, लेकिन हम असल में कोई जिम्मेदारी आखिरकार फिक्स नहीं करते, जिसके बाद अगली त्रासदी न होने की गारंटी।